हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग नीट के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन है आपके डुअल नेचर से। पहले क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन मींस ऑलमोस्ट जीरो। और उसके बाद इफ एम मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द सरफेस हैज डी प्रॉब्ली वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा डी। देन तो उसमें हमें ये है कि पहले एक कोई रेस जिसका वेवलेंथ लैम्डा है वो इंसिडेंट कर रहा है, और उसके बाद इससे कोई रे इमिट मीन्स ये वाला आफ्टर द मीन्स क्या होगा कि जब मेटल सरफेस है अगर हीट एब्जॉर्ब करने के बाद फिर री इमिट करेगा, तो उस समय उसका बोल रहा डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी। तो हमें पूछा है कि लैम्डा और लैम्डा डी में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो जब हम जानते हैं आइंस्टाइन का ड्यूअल नेचर का इक्वेशन, उसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एस सी बाई लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कह लीजिए। तो मैक्सिमम नहीं भी कहोगे तो, क्योंकि मैक्सिमम कब होता है कि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करें कि ये निग्लेक्जिबल है, तो इसको तो जीरो ही कर लेते हैं। तो एस सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब क्या हो रहा है कि लैम्डा यहाँ से निकल दूसरा वाला कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी, और उसमें आपको रिलेशन पता होगा कि एच अपॉन एम वी होता है, एच बाई मोमेंटम। और मास इनटू मोमेंटम का जो रिलेशन होता है, इससे हम इन द टर्म ऑफ काइनेटिक, और हमें क्या एक रिलेशन इसमें लाना है, तो मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसको देख लीजिए कि आपको ये पता होगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, ये काइनेटिक एनर्जी तो होता ही है, इसमें दोनों साइड ऑफ मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए एम इंटू वी स्क्वायर, तो एम इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो एम इंटू वी का होल स्क्वायर लिख लें अपॉन टू, इसको टू माई एम के इक्वल भेज दें, तो एम वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास इंटू टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब उठा कर यहाँ पर पुट कर दीजिए एच अपॉन मास इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या पता है, एस सी बाई लैम्डा। तो बस उन्हीं दोनों को क्लब कर दीजिए, तो वहां से मिल जाना चाहिए। तो ठीक है, तो ये देखिए या इन दोनों को अगर स्क्वायर भी करते हैं, ये जो इक्वेशन मिला था स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एच अपॉन एच स्क्वायर मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, फिर एच स्क्वायर टू एम, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे एस सी बाई लैम्डा रख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से एच कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा एच इंटू लैम्डा टू एम इंटू सी लैम्डा डी स्क्वायर। तो हमें बताना क्या है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डी के टर्म, ठीक है, लैम्डा को एक तरफ रखना है, तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डी स्क्वायर टू एम सी बाई एच। ये हमारा रिलेशन निकल कर आया। समझ में आया? हमने क्या किया कि सबसे पहले जैसे इक्वेशन था आइंस्टाइन इक्वेशन वो लगाया, और वहां से एस बाई लैम्डा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि वर्क फंक्शन जीरो है। सॉरी। फिर उसके बाद उस डी ब्रॉगली वेवलेंथ वहां से इमिट कर रहा है, और सरफेस मेटालिक सरफेस इमिट कर रहा है, और दो रूट्स का रिलेशन में पता है कि एच अपॉन मोमेंटम होता है, और मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में कैसे लिख पाए, तो ऐसे लिख पाए ये चीज। और फिर उन दोनों को आमने सामने कर दिया, आमने सामने भी काइनेटिक एनर्जी को पुट कर दिया उसके जगह पर, और हमें रिलेशन मिलकर आ गया। तो अगर वहां से देखा जाए कि लैम्डा इक्वल टू टू एम सी अपॉन एच लैम्डा डी स्क्वायर, तो फोर्थ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हमारा ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पर अब इसको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ, आप चाहो तो इसको
पॉज करके एक बार देख लेना। ये रहा। अब आइए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये है आपका लेंस से रिलेटेड। ये कह रहे हैं कि लेंस ऑफ large focal length and large aperture is best suited an objective of astronomical telescope, since a large uh, aperture contributes to quality and visibility of images. हाँ ठीक है, ये सही बात होता है ये। A large area of the objective ensure the better light gathering power. हाँ ये भी ठीक है, अगर जितना लार्जर एरिया होगा तो उस लेंस में, जैसे कि ऐसा अगर लेंस है तो उसमें मैक्सिमम लाइट एंटर करेगा, तो उसको सपोर्ट करेगा। लार्जर एस्ट्रोनॉमी, लार्जर एपर्चर प्रोवाइडेड द बेटर रिजोल्यूशन। ठीक है, तो बहुत बेसिक है, तो आप अगर उसमें से भी अगर टेक्स्ट बुक अगर उसका पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से दिख जाएगा। या मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला 2 जानते हो, फोकल लेंथ अपॉन एफ, और रिजॉल्विंग पावर के लिए भी ऐसा ही कुछ 1.22 लैम्डा 1/2 लैम्डा अपॉन ए, तो उस तरह का। तो उसमें अगर आप लगाएंगे तो आपको तीनों ऑप्शन सही मिल जाएगा। इसका सब सही है, तो ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टाइप का, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, जिसमें क्या कह रहा है कि टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय अ वायर, द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते समझते हैं कि क्या इसमें हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये अच्छा क्वेश्चन है। टू चार्ज स्फेरिकल इस तरह का है, और उसमें हमें बोल रखा है कि इसका रेडियस r1 है, ये रहा r1 और ये रहा r2, और फिर वो कह रहे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी उसका क्या होगा। तो ठीक है, तो इसको लेट कर लेते हैं Q1, और इस पे चार्ज होगा Q2, और उसको वायर से कनेक्ट कर रहा है, यही बोला है ना क्वेश्चन में कि आर कनेक्टेड बाय द वायर। तो एक चीज हमें पता होगा कि अगर हम वायर से कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज को, और दो मेटालिक सरफेस है या टू चार्ज सरफेस है और वायर से कनेक्ट करते हैं, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा, और तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का इक्वल ना हो जाए। तो हम ये समझते हैं कि व्हेन कनेक्टेड टू द वायर इट हैव V1 इक्वल टू V2 आफ्टर सम टाइम, यही होने वाला है। तो पोटेंशियल के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका रेडियस जितना होगा r1। दूसरे वाले के लिए सिमिलरली इसका चार्ज लेट किया था Q2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें r1 और r2 गिवन है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा होता है वो आपको क्या पता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर ये पहला चार्ज डेंसिटी अगर लेते हैं सिग्मा 1 और ये Q1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन उसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर, स्क्वायर का वही होता है। और Q2 के लिए देखते हैं तो Q2 अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर, ऐसा होगा। तो हमसे कुछ मतलब कि वो Q1 मतलब सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 दोनों का चार्ज डेंसिटी का रेशियो कुछ है। तो ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि Q1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे काम का है तो यहाँ से हम Q1 की जगह पे लिख सकते हैं ना, Q1 इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ 4 पाई r1 स्क्वायर, और Q2 के जगह पे सिग्मा 2 4 पाई r2 स्क्वायर। ठीक, तो सिंपल से फिर से समझ लीजिए कि चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या था, चार्ज बाई एरिया। तो एरिया इसका पहले वाले स्क्वायर का कितना होगा, स्क्वायर का एरिया आपको पता होगा 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो उसका रेडियस r1 है, तो 4 पाई r1 स्क्वायर हो गया। दूसरा Q2 इक्वल टू 4 पाई r2 स्क्वायर, ये वाला। तो उससे हमने इसको रख लिया। अब इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या मिलता है। Q1 की जगह पर सिग्मा 1 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, और इसके जगह पर सिग्मा 2 4 पाई r2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
R2। तो अभी देखिए कि ये सारे लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस टाइप से कैंसिल होते जाएंगे ये सब। और यहाँ से आपको सिग्मा और R1 से कैंसिल हो जाएगा, R2 से कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 के जगह पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर एक R2 बचा था और यहाँ पर ये वाला R1 बचा था। ठीक बेसिक अलजेब्रा है, आप वहां से करके देखेंगे तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 R2 बाई R1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ये वाला सी थर्ड ऑप्शन ये हो जाएगा। ये बात समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ कि अगर दो वायर को, मतलब की कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको पहले से अगर आइडिया भी हो कि अगर कोई स्फीयर है और उस पर चार्ज Q, तो इस पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, V = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, अगर R उसका रेडियस है। इसमें क्वेश्चन में क्या था कि दो चार्ज को स्फीयर को आपस में वायर से कनेक्ट कर दिया और उसके बाद पूछा कि उनका चार्ज डेंसिटी क्या होगा। अब चार्ज डेंसिटी के बारे में जानते हैं क्या, चार्ज बाई एरिया। तो की कॉन्सेप्ट यही था कि whenever you attached with the wire of the two sphere, their potential will flow or charge will flow to each other whenever their potential will be equal। तो तब तक ये फ्लो, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को किया, बाकी हमने आगे प्रोसीड किया। ये तो था क्वेश्चन। आप इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, आप चाहो तो एक जगह स्क्रीनशॉट लेकर भी कर लेना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। इसमें क्या करें, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप लोग अलग से इसका क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना ओरिजिनल वाला, क्योंकि ये थोड़ा मुझे जो क्वेश्चन पेपर मिला है तो ब्लरी टाइप का मिला है। तो आप ओरिजिनल क्वेश्चन कहीं से फ्रेश डाउनलोड करके उसको आप अपना ठीक से पढ़ सकते हैं। खैर देखते हैं क्वेश्चन। फॉर प्लेन इलेक्ट्रॉन मूविंग wave propagating in a x direction, which is the following combination is given the correct possible direction for electric field and magnetic field respectively। तो देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले से, तो फिजिक्स में भी मिलता है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की केमिस्ट्री में मिलता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है वो प्रोपोगेट करता है, हमें अच्छे से पता है कि वो तीनों म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और उसका वेव का जो प्रोपोगेशन होगा वो कुछ इस तरह से के डायरेक्शन में है। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, और ये इसका प्रोपोगेशन उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो हमें बहुत सिंपल सा यहाँ पर समझना है। वो पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एक बात हमें पता ही चल गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है कि वेक्टर देकर आपसे वेक्टर का टेस्ट कर रहा है। कॉन्सेप्ट यूज किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता है क्या। तो बहुत सिंपल है कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो ए डॉट बी का क्या होता है, 0 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट वाले से हमें इसमें फटाफट मिल जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा, I डॉट आई 1, J डॉट जे 1, K डॉट के 1 होता है, और बाकी दूसरे जो भी कॉम्बिनेशन है उसमें 0 होगा। तो पहले के करके देख लेते हैं। माइनस जे प्लस के एक वेक्टर है, और दूसरा है आपका माइनस जे प्लस के, वो भी है। तो माइनस जे और जे तो कितना हो गया, +1, और के डॉट के 1, तो 2 आ रहा है जो कि नॉन जीरो नहीं है, इसलिए नहीं होगा। दूसरा देखते हैं जे डॉट के, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सा वही होगा कि इसमें भी 2 ही आ जाएगा, जे डॉट के और जे डॉट के। तो जे डॉट जे 1 हो गया, के डॉट के 1 हो गया। तो यहाँ से इसका भी 2, तो ये भी नॉन जीरो है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं माइनस जे प्लस के और माइनस, ये फर्स्ट ऑप्शन था, सेकेंड ऑप्शन था माइनस जे प्लस के और बताऊं और माइनस जे माइनस के। तो माइनस जे 1 हो गया, और प्लस के माइनस 1 हो गया, तो 0। तो ठीक है, हमें यही चाहिए था। तो इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन होगा, ये वाला। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से के बारे में है कि था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और उसका वेव का प्रोपोगेशन,
दे आर ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और वहां पर वेक्टर से पूछा था कि मीन्स कि हमसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो एक मतलब आपको एकदम से लगेगा कि कुछ डेटा वगैरह गिवन नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो कैसे बताएंगे। तो बस आपको डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी याद रखना था कि उसका दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे इसका पेपर निकालना होगा। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में थर्मोडायनेमिक्स से हीट ट्रांसफर अ कप ऑफ कॉफी cool from 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड इन टी मिनट। ठीक है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड in T minute. Figure when the room temperature is 20 degree centigrade. ठीक है, the time taken by the similar cup of coffee cool from 80 degree centigrade to 60 degree centigrade at what time? तो T डैश कर लेते हैं at what time। ठीक है, तो इसका देखिए बेसिक फॉर्मूला होता है dt अपॉन dt k टाइम्स T एवरेज माइनस ऑफ द रूम टेम्परेचर। तो dt यहाँ से 90 टू 80 डिग्री केस 1 के लिए कर लेते हैं ऐसा। केस 1 में देखो क्वेश्चन पहले समझ में आया क्या, वो क्या कर रहा है, एक कप ऑफ कॉफी है और 90 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड में करने में उसको अगर जैसे कप ऑफ कॉफी मुझे अभी चाय मिल गया है तो 90 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर एक टेम्परेचर अगर एक कम हो रहा होगा और रूम टेम्परेचर सपोज यहाँ का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसमें उसको टी मिनट लग रहा है, टी मिनट लग रहा है। तो हमें फिर पूछा गया कि सपोज कि सेम कप ऑफ टी अगर 80 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा तो कितना लगेगा, तो फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया कि ये हमारा फर्स्ट एक इक्वेशन होता है हीट ट्रांसफर में dt by dt चेंज इन टेम्परेचर अपॉन वाटर टाइम टेकन के और टी एवरेज 90 टू 85 पे कितना हो जाएगा 85 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 टू 60 का कितना होगा, सिंपल सा है 90 प्लस 80 आप करेंगे और उसका एवरेज आप अपॉन 2 कर लीजिए, सम अपॉन 2 तो एवरेज मिल जाता है 80 60 के बीच का 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टी एवरेज तो ये आने वाला है। तो केस 1 जैसा बनाया था केस 1 के लिए, तो यहाँ पर चेंज इसका कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टी टाइम लग रहा था कि कुछ कांस्टेंट होगा कप का मटेरियल या कंडक्टिविटी इस टाइप का कुछ। फिर यहाँ पर 85 एवरेज है और टी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर दूसरे वाले में 20 80 टू 60 हो रहा है और टी टाइम टी डैश यही तो हमें निकालना है कि, और यहाँ पर इसका एवरेज 70 माइनस 20 फिर से हो रहा है तो बस टी डैश निकाल लेना है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो k इक्वल टू 85 माइनस 20 ये कितना हो जाएंगे कुछ 65 और ये कितना हो जाएंगे k अपॉन 60। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो 10 बाई टी अपॉन 20 बाई टी डैश इक्वल टू k के कैंसिल हो जाएंगे 65 बाई 60 तो ये हो जाएगा 13 बाई 12 और फिर आप 10 बाई टी डैश ऊपर हो जाएगा 20 तो 2t हो गया और 13 बाई 12। ठीक है, तो एक अलजेब्रा था तो मैंने फटाफट कर दिए, तो आप भी इसको समझ सकते हैं। आप चाहो तो पॉज करके आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। 13 बाई 2 और यहाँ पर 2t को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13t बाई 10 तो ये आना चाहिए 13t बाई 10 तो ये इसका आंसर होगा। टी डैश हमें कितना लगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन ये हमारा हो गया। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कर कैपेसिटर का है कुछ तरह की इक्विवेलेंट पुट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन सोनिफिक। देखिए इसको इस तरह के क्वेश्चन एक ना एक आपको मिलता ही है। तो इसमें क्या है कि मैं बना लेता हूँ पहले, एक कैपेसिटर ऐसा है, दूसरा कैपेसिटर एक ऐसा है और यहाँ पर एक कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट किया है।
ए है ए और बी, एज्यूम कर लेते हैं दो टर्मिनल बी के बीच में पूछा हुआ है। तो सपोज कुछ भी एक ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि सपोज एक बैटरी से यहाँ पर होगा प्लस और माइनस, तो यहाँ से चार्ज गया क्यू और यहाँ पर दोनों कैपेसिटर या तीनों कैपेसिटर सीरीज में गया, तो इक्वली चार्ज्ड या व्हाट एवर चार्ज Q1 है और इसमें Q2। तो जब भी ये आया इस वाले से, मतलब पहले वाले कैपेसिटर C से चार्ज फ्लो हुआ, तो आपको पता है कि चार्ज इसमें से C होगा और इसको फुली चार्ज होने पर वहां पर Q1 भेज। जब इस पे आया Q1 तो देखा यहाँ टर्मिनल, तो वो यहाँ से निकल गया, और जब Q2 यहाँ से आया तो यहाँ पर टर्मिनल देखा और उसके बाद देखा कि बस एंड है, तो Q2 हो गया, तो यहाँ से निकल जाता है। तो इस तरह के से यहाँ पर देखा जाए तो एक कैपेसिटर में चार्ज गया ही नहीं, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग टाइप का। और ये बहुत कमाल का चीज है, आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी टर्मिनल पर आप रहे और आगे कोई और नहीं है, तो उसके पास जैसे ऐसा Q2 है, मतलब एंटर जहां से किया था, और Q2 सॉरी यहाँ पर जब जैसे Q2 है और कोई उसको सामने टर्मिनल है, तो दूसरे कैपेसिटर में ना जाकर सीधा वो निकल जाता है। ये मतलब कैपेसिटर के जो टफ क्वेश्चन भी होते हैं इस कॉन्सेप्ट से बड़े आसानी से निकल जाते हैं। तो उससे पता चला कि आपको इसमें चार्ज गया ही नहीं, तो इसको कट करके हटा दीजिए। तो जैसे ही इसको कट करके हटाएंगे तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा। अब आप सोचिए कि क्या बोलने को कह रहा है, मतलब क्या हमें पूछा गया था इस तरह। ये तो सभी लोग जानते होंगे कि दो कैपेसिटर, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है ना, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिंपली एड अप। तो ये कितना हो गया 2C। तो इस क्वेश्चन में शॉर्ट सर्किटिंग कॉन्सेप्ट का आपका टेस्ट किया गया था। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा जा रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, आइए देखते हैं। ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि force F acceleration, if force F acceleration A and time t are chosen as the fundamental physical quantities, find dimension of energy। तो हमें एनर्जी का डायमेंशन निकालने को कह रहा है इन द टर्म ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो आइए देखते हैं। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स रेज़ टू द पावर ए, एक्सेलरेशन रेज़ टू द पावर बी, और टाइम रेज़ टू द पावर सी। तो ये फॉर्मूला हमें बताना है। ठीक, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml 2t-2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ml 2t-2। फिर यहाँ पर कांस्टेंट की फोर्स की जगह पर ml t2 पावर ए, एक्सेलरेशन का lt-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और टाइम का तो टाइम ही होता है पावर सी। तो अगर यहाँ से देखा जाए कि m का पावर क्या हो, m का पावर ए, यहाँ का और कहीं है नहीं। दूसरा देखते हैं l का पावर ए है और यहाँ पर l का पावर b था, तो l का पावर a प्लस b हो गया। t के पावर में देखते हैं तो -2a, और यहाँ पर t का पावर -2b है, और t का पावर c, और ml/t-2। तो अब एक एक करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो m का पावर यहाँ पर 1, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना, दोनों को आपस में इक्वेट करें तो 1 = a, ये चीज a का वैल्यू तो 1 आ गया। तो अब देख लो यहाँ, अच्छा क्वेश्चन में ही बोल रहा था a का पावर हर जगह 1 1 1 है। अब दूसरा देखते हैं कि a प्लस b का पावर, मतलब l का पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर a प्लस b है, तो इसको इक्वेट कर दिया 2। तो a का वैल्यू 1 था, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 - 1, तो b का वैल्यू आपका 1 हो गया। तो यहाँ से a का वैल्यू 1, तो अभी b 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद -2 है, -2b प्लस c इक्वल टू -2। थर्ड वाले इसको इक्वेट कर रहे हैं, तो a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया -2 प्लस c इक्वल टू 2, सॉरी -2, तो एक -2 तो निकल गया, तो c इक्वल टू 2 आ गया। यानी कि t का पावर आपका c होगा। तो t का पावर सॉरी t का पावर c है, तो t का पावर 2 होगा, तो t का वैल्यू 2, यानी कि fa, और ये थर्ड वाला होगा। तो फाइनली मैं लिख भी देता हूँ आपके समझने के लिए कि एनर्जी, तो समझ में आया कि फंडामेंटली
इस यूनिट को बनाया जाए, तो जैसे आप डायमेंशनल फॉर्मूला बाकी आप निकालते थे कि इस पे डिपेंड करता है, तो वैसे ही सिंपली एनर्जी को लाकर इस पे डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाकर। तो यहाँ पर फोर्स पावर है, एक्सेलरेशन और टाइम का, तो उसको देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन होगा ये वाला। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, एक बार आप इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या है, ठीक है, इसमें करें कि स्मॉल ब्लॉक स्लाइड नाउ ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0। अच्छा, ये रेस्ट इन मोशन का है। देखो इंक्लाइन प्लेन पे भेजने का इसका कोई मतलब है नहीं, तो बस आपको थोड़ा परेशान करने के लिए इंक्लाइन प्लेन से आ रहा है तो क्या होगा, ऐसा कुछ है नहीं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि लेट एसएन बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट ब्लॉक इन द इंटरवल t इक्वल टू n-1 टू t इक्वल टू n। मतलब कि यहाँ से सपोज कोई पार्टिकल स्टार्ट करता है t इक्वल टू 0 पे और t टाइम में से पहले और t टाइम -1, यही है ना, या इसमें n ले रखा है तो n-1 और है t के जगह पर, तो इस सेकंड में कितना चला। तो ये जो पूछा हुआ है, आप बहुत बेसिक मतलब अगर रेस्ट एंड मोशन के बारे में जानते हैं तो इसको बोलते हैं टीएथ सेकंड। टीएथ सेकंड मतलब कि उस पर्टिकुलर सेकंड में वो कितना मूव किया है। जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं ना कि 6th ओवर, तो 6th ओवर का मतलब क्या होता है, 5 से स्टार्ट हुआ, 5.1 5.2 5, कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे 6th ओवर चल रहा है। तो वैसे ही जैसे कोई बोलता है 5th सेकंड में कितना चला, 5th सेकंड का मतलब 4 सेकंड कंप्लीट हो गया और 5 सेकंड वाले में चल रहा है 4.1 4.2, तो वैसा होता है। तो टीएथ सेकंड में मतलब कि उसमें t-1 टू t के बीच में कितना होगा। तो हमसे तो बता और फिर उसके बाद करें कि बाकी क्या बताना है कि एस एन इक्वल टू क्या होगा। तो मैं आपको ऐसा समझा देता हूँ पहले कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना होगा एस टी, तो एस टी इक्वल टू आप लोग क्या जानते हैं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सपोज कोई पार्टिकल है और यू इसका इनिशियल स्पीड और ए एक्सेलरेशन, तो एस टी सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना ही। और उसके बाद t-1 में कितना होगा, सोच के बोलो। यस, t-1, तो u t के जगह पे t-1, यही आप लोग बोलना चाह रहे हैं, t-1 का स्क्वायर। तो आपको तो बस इतना का चाहिए ना, ये वाला, तो दोनों को माइनस करते हैं, बिल्कुल कर दें। तो इसको आप जब माइनस करेंगे तो एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप पूरा अलजेब्रा करके देखना, तो u प्लस ए बाई 2 2t-1 ये आपका होगा। तो ये बात समझ में आया बच्चों कि टीएथ सेकंड में कोई पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इतना करता है। तो उसने क्या, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंक्लाइन प्लेन से उसको मूव करा रहा है या स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इसी के अलोंग कितना मूव कर रहा है। इसका इनिशियल स्पीड u0 है t इक्वल टू 0 पर, तो उसको उसने बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि एसएन बोला है टीएथ में, तो हम भी वैसा ही लेते हैं। तो एसएन हम लोग का कितना हो जाएगा, u0 है, a/2 कुछ एक्सेलरेशन होगा, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, 2n-1। अब दूसरे केस में बोल रहे हैं कि Sn+1, तो हमें करना क्या है, बस t के जगह पे n+1 पुट कर देना, तो 0 a/2 2n+1 -1। तो ये चीज आपका कितना आ गया, 0 प्लस a/2 2n+2 -1, तो यहाँ से कितना हो गया +1, तो Asn+1 का। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। और हमसे यही पूछा भी गया है सर, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, हाँ Sn/Sn+1, तो आप यहाँ से देख लीजिए Sn/Sn+1। तो पहले वाले में a/2 2n-1 और दूसरे वाले में a/2 2n+1 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से कितना आ गया 2n-1 2n+1। तो समझ में आया। तो कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक सा था कि रेस्ट एंड मोशन का, कि टीएथ सेकंड में कोई पार्टिकल कितना चलता है और उसको इंक्लाइन प्लेन पे ले जाकर भेज दिया, तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं था। सिंपल अपना टीएथ सेकंड वाले फॉर्मूला लगाते और वहां से
मिल जाएगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा, 2n-1/2n+1। तो इससे देखा जाए तो एक थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हाँ खत्म हुआ तो हमें मुझे दूसरा पेपर मतलब इसका लाने के लिए स्क्रीनशॉट लाना होगा। मैं लाता हूँ तब तक। हाँ बच्चों आइए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d, किसका मास का, बॉल का मास m है और इसका डेंसिटी d है। When dropped by the container filled with the glycerine become constant after some time। अच्छा, किसी भी फिगर आपको देते हैं, इस तरह का कुछ कंटेनर है और एक बॉल इसमें एंटर करता है, तो कुछ टाइम के बाद ये इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी पकड़ता है। तो ये जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी इस तरह का रहता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, आपको पता होगा। तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई पार्टिकल विस्कस कोई लिक्विड में अंदर जाता है तो एक उसको रिटार्ड करता है फोर्स, उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। अगर आप लोग फ्लूइड वाले चैप्टर में देखेंगे तो इसका होता है 6π-nρ एंड विस्कस ऑफ कोफिशिएंट रेडियस और v इसका टर्मिनल वेलोसिटी। तो खैर अभी हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें कुछ और ही शायद इसमें निकालना है। तो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी कितना होगा, इसे वही अच्छा विस्कस फोर्स ही पूछ रहा है। और देखिए ग्लिसरीन के बारे में ना नीटा दिया है ना उसका, खैर मान लो रेडियस तो एक बार के लिए बॉल का निकाल सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है तो उसके मास कितना में निकालना है। तो अच्छा कोई बॉडी को ड्रॉप कर रहा है तो नीचे की तरफ क्यों जाता है, ड्यू टू द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी इसको खींच रहा होगा और विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा है। एक फोर्स और लगता है, सोच के बोलो। एक फोर्स बॉइंट फोर्स जो कि इसका अपोज करता है ये चीज, और उसने क्या बोला है कि उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी पकड़ ले रहा है। तो खैर वो होता ही है टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, अगर आप डेरिवेशन इसका देखे होंगे तो आपको मिलेगा विस्कस फोर्स प्लस बॉइंट फोर्स इक्वल टू माइनस, चलो मैं दिखा देता हूँ, माइनस mg इक्वल टू कांस्टेंट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो fb प्लस fp प्लस बॉइंट फोर्स इक्वल टू mg हो जाएगा। तो अब बॉइंट फोर्स क्या होता है आपको पता होगा, इसका सपोज कुछ वॉल्यूम v होगा इस बॉडी का, तो उसमें क्या होता है कि जो पॉइंट फोर्स होता है मास इनटू, अच्छा इसका डेंसिटी कितना दे रखा है लिक्विड का, d/2, यस ग्लिसरीन का d/2 है। तो पॉइंट फोर्स हमेशा क्या होता है कि यहाँ पर अलग से बता दे रहा हूँ कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाई 2, जो भी डेंसिटी है तो d/2 हो गया और इनटू g, तो इसकी जगह पे रख दीजिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाई 2 इनटू g। और मास ऑफ द बॉल ऐसे हमें गिवन है, मास ऑफ द डेंसिटी अपॉन डी, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह पे v ले लेते हैं, तो यहाँ पर मास की जगह पे कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हमने v ले रखा था, डेंसिटी d और यहाँ पर g। तो सिंपल सा है, यहाँ पर vdg/2 है और यहाँ पर vdg, तो विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी g माइनस वॉल्यूम डेंसिटी g/2। तो यहाँ से कितना हो गया vdg/2, ये आपका विस्कस फोर्स हो गया। अब इसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होगा, ये हमें पता था, यहाँ से ये चीज लिया था ना अभी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इक्वल टू मास है, तो यहाँ पर आ गया mg/2। तो आप देखिए पॉइंट फोर्स विस्कस फोर्स mg/2, तो ये सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। इसमें क्या करें कि गिवन column 1 give the certain physical quantities associated with the flow current through the metallic conductor, or column 2 give the mathematical relationship involving the equation। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे आपको मैं बता देता हूँ कि अगर कोई वायर है
बना लिया जाए कुछ। अगर कोई वायर है और उसमें करंट आई फ्लो होता है तो क्या होता है उसका, अगर एक करंट ऐसे जा रहा हो आई है तो इसका एक्सप्रेशन आपको पता होगा कि आई इज इक्वल टू एनी ए बी डी। ए क्या होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट डेंसिटी के लिए क्या होगा आई बाई ए डी। तो यहाँ से देखिए आई बाई एरिया को इधर करते तो एन ई बी डी हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इज इक्वल टू एन ई बी डी। तो ठीक है, तो पहला तो करंट डेंसिटी तो आपको मिल गया डी इज इक्वल टू आर। फिर उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी के भी बारे में बताया, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी आप लोग जानते होंगे, तो इसी में इसको यूज करके निकालते हैं। अगर जीरो है और एक्सेलरेशन क्या होता है कि कोई जो इलेक्ट्रॉन है फ्लो करता है, मतलब ऐसा पूरा सेटअप ओम लॉ का बना लीजिए कि अगर यहाँ से इसको ऐसा कर देते हैं और इसका वायर का रेजिस्टेंस आर है और v है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ये ड्रिफ्ट स्पीड का है, तो E बाई ई एम, ई इंटू ई क्या हो गया फोर्स, और मास से डिवाइड कर दे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, कि इसका रिलैक्सेशन टाइम होता है, और तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से निकल रहा है। तो आप ये देखेंगे वी डी इक्वल टू ई एम इंटू टी, तो ये आपको ऐसा मिल गया ए आर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए का आर ऐसा और करंट डेंसिटी क्यू, तो उससे मैच करके देख लो ए का आर है और डी का क्यू। तो अच्छा एक और अभी कुछ रह रहा है, रिलैक्सेशन टाइम और दूसरा क्या है, इसको बता देते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो ये आप लोग को पता होगा कि J इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई होता है, और रेजिस्टिविटी जो होता है 1 बाई रो हो जाएगा सिग्मा में ई, और यहाँ पर J, तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होगा E बाई J। अब यहाँ से देख लीजिए E का J, तो B का S, तो B का S ये वाला, और D का Q तो पता ही था, और A का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने क्या देखा था R, तो उसी से बन जा रहा है। आपको मान लो देखो, इसलिए भी मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ कि मैंने ये नहीं बोला कि ये फॉर्मूला होता है ऐसा 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 हो, मैंने आपको करके दिखाया। तो आपको भी क्या होता है कि फॉर्मूला जनरली याद रहता नहीं है, और खास करके ये सब कंफ्यूजिंग रहते हैं, इसलिए जैसा बन रहा है, मान लो एक आपको रिलैक्सेशन टाइम का याद नहीं आ रहा, तब उसका हमें जरूरत भी नहीं है, तो कांस्टेंट जो पी वाला है वो अपने आप हो जाए। तो अगर आपको 2-3 इस तरह से याद है तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो आपका ये देखेंगे तो सेकंड वाला ए का आर था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने क्या देखा था अभी ई एम बाई टी ये वाला था। फिर रेजिस्टिविटी के लिए ई बाई जे आपको करके दिखाया, और दूसरा करंट डेंसिटी एनईबीटी, तो क्यू हो गया, तो डी का क्यू, तो वहां से आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो पी हो जाएगा, सी का पी हो जाएगा, तो सी का पी, तो वहां से देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन। अब आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, रेडियो एक्टिव, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स वाले। तो इस पर न्यूक्लियर फिजिक्स से 2-3 क्वेश्चन हमें लगता है मिल गया अब तक, आगे भी देखते हैं मिलेगा क्या। इसमें क्या है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक्स जेड, जेड उसका एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है, और जेड इज द एटॉमिक नंबर। हाँ वहां पर बोला है तो पार्टिकल पॉसिबल डीके, मतलब उसमें हो क्या रहा है कि ऐसा हो रहा है। पहले तो आपको क्वेश्चन में लिख कर बता दूं कि ए है एक्स जेड और एक बी कुछ फॉर्म हो रहा है Z-1, मास नंबर के बारे में नहीं कि मैंने ऐसे, और सी के बारे में दे रहा है तो Z-3 है, और फिर उसके बाद डी के बारे में दे रहा है Z-1। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ये जो बी से सी स्टेप में आप देखिए
ये ऐसे मतलब कि इमिशन कुछ डिसइंटीग्रेट हो रहा है रेडियो एक्टिव पार्टिकल का। तो Z-1 टू Z-3 में अगर जा रहा है तो 2 का गैप है यहाँ पर, इसके बाद एटॉमिक नंबर में जेड को बोला ना एटॉमिक नंबर, तो मस्ट भी यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्फा हो रहा होगा। और जेड से Z-1, तो यहाँ पर क्या होता है कि बीटा बीटा का एक हो रहा होगा इमिशन। तो यहाँ पर एक मास नंबर इसका 1 होगा, 0। तो मास नंबर, क्योंकि दोनों में क्या होता है कि सम हमेशा इक्वल होता है, जेड यहाँ पर है तो Z-1 और +1 तो जेड ही होगा, तो यानी कि बीटा-1 है, सॉरी Z-1 तो बीटा इमिशन हो रहा है। फिर उसके बाद अल्फा में देखिए Z-1 से Z-3 हो जा रहा है, तो इस स्टेप में इस स्टेप आने में दो अल्फा के बारे में आपको पता होगा, हीलियम का न्यूक्लियस होता है 2He4, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 से डिक्रीज कर रहा है। और फिर Z-3 से Z-2 तो फिर से बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर जरूर इलेक्ट्रॉन होगा -1, तो Z-1 और 1, तो Z-3 हो गया। तो इससे देखा जाए तो बीटा प्लस, एक बीटा प्लस है, क्लियर नहीं है, अल्फा बीटा -1 तभी हो पाएगा। तो वहां से देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन बीटा प्लस, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो उसके लिए मुझे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या करें, मैच द कॉलम 1 कॉलम 2, अगेन मैचिंग टाइप का है, तो इस पर थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है। तो इसमें क्या रूट मीन ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो रूट मीन ऑफ गैस ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है VRMS इक्वल टू √3RT/m, ऐसा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है 12mv² होता है, और उसमें 3/2 उसका 3/2 PV के इक्वल होता है। तो PV की जगह पर आप NRT ऐसे कर दीजिए, तो आप वहां से करके आएंगे, M से M कैंसिल हो जाएगा, M सॉरी कैंसिल होगा, इस तरफ आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और B का जब रूट लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो VRMS इक्वल टू √3RT/m ये होता है। प्रेशर एग्जर्टेड बाय आइडियल गैस, अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े होंगे तो उसका फर्स्ट टॉपिक यही होता है, तो उसी पर बेस्ड वहां से फटाफट दे दिया। तो प्रेशर कितना एग्जर्ट करता है एक बॉल पर, तो P इक्वल टू 1/2 NmV²। तो यहाँ से A का तो Q हो गया था, B का P, A का Q और B का P। तो आप ऐसा यूनिक ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन ही है। बाकी आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी ऐसा भी जैसे देखे थे 3/2 PV है, तो उसके लिए मिल जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाला, और दूसरा वाला टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह वो सब इन्वॉल्व रहता है, F/2 RT NRT ऐसा रहता है। तो ऐसा पता है ना, देख लीजिए फिर से, टोटल एनर्जी जो होता है टोटल इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू F/2 इंटू NRT, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो डायटोमिक के लिए होता है तो उसका 5 होता है, तो 5/2 NRT, तो उसको फॉलो कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 1 है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको सेकेंड ऑप्शन मिल जाना चाहिए, ए का, सॉरी ए का क्यू था ना, तो ए का क्यू, तो ए का क्यू हो गया, 2 ऑप्शन है। फिर प्रेशर बी का पी, बी का पी, तो दूसरा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, और सी का एस, हाँ 3/2 KBT। तो इसमें आपको डेरिवेशन वाले में यूज किया था, टोटल वाले में तो नहीं गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36। तो अच्छा, ये देखिए फिर से मैग्नेटिज्म वाला का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपसे वेक्टर का यूज कर रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने 2-4 क्वेश्चन पीछे देखा था हमने, तो उसमें क्या था, ये ऐसा था ना कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था और पूछा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन क्या हो, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन क्या होगा। तो हमने कहा था कि तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। अब यहाँ पर देखिए कि F इक्वल टू क्यू यू क्रॉस बी दे रखा है, फॉर्मूला होता ही है मैग्नेटिक फोर्स का कि F
क्वेश्चन नंबर 35, F इज इक्वल टू Q U क्रॉस B ऐसा है या तो बी आई बी जे माइनस बी डॉट के और Q का वैल्यू 1 है, B के जगह पर ऐसा है, F के जगह पर, मतलब कि F हमें पता है, हमें U पता है और B पता है। तो प्योरली एक तरह से देखा जाए कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को आपसे पूछना जानना चाह रहे हैं कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पता है क्या? तो आइए देखते हैं। तो हम F के जगह पे 4i है, 20j है और 12k है, और Q पे कुछ होगा, U के जगह पे कितना है, 2i है प्लस 4j है प्लस 6k, और B को अननोन कर दिया है, तो B के जगह पे हम ले लेते हैं xi yj प्लस zk ऐसा। तो आपको एक चीज पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार फटाक से देख लीजिए कि I क्रॉस j k होता है, j क्रॉस k I होता है और k क्रॉस I, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, I क्रॉस j में जब जाएंगे तो k होगा, j क्रॉस k के लिए I होगा और k क्रॉस I j होगा। तो जो मिसिंग होता है वही होता है, मतलब I क्रॉस j पूछा जा रहा है तो होना है तो k, अब प्लस होगा या माइनस, तो जिस ऑर्डर को मैंने फॉलो किया है तो उसमें पॉजिटिव होता है, उसके अपोजिट अगर करेंगे तो नेगेटिव होगा। तो ये बहुत बेसिक सा भी है, अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो आपको ये पता है। आइए अब देखते हैं कि 2 क्रॉस I मतलब 2 क्रॉस x, सॉरी I क्रॉस I तो 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ से देखा जाए तो अब ऐसे आप सोचो कि यहाँ पर I आना है और चलो ऐसा कर लेते हैं कि 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई, I क्रॉस जे क्या होता है कि पूरा आपका फॉलो हो जाएगा, उससे थोड़ा सा है लंबा सा मेथड, लेकिन ये समझने के लिए बहुत अच्छा है कि I क्रॉस जे के हो जाएगा तो 2i हो गया, और यहाँ से और I क्रॉस के, तो I क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, इसको अच्छा, एक तो ये भी तरीका है कि आप इसको क्रॉस चेक करा दें, सबसे बेहतर वही होगा कि अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को बारी बारी से अगर आप करते जाइए तो मतलब वही थोड़ा भी समय लग जाएगा ज़्यादा, आपको पेपर देखना है तो इसीलिए। तो उसमें क्या है कि इसको बारी बारी से, जैसे कि बी का है तो बी के जगह पे आप 6i प्लस 6j माइनस 8k, तो इसको अगर आप देखते हैं तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए जो, और मतलब सारे ऑप्शन यहाँ पर पुट करते जाइए और देखते जाइए, जो आपको मिलेगा तो वहां से निकल कर आ जाएगा, और नहीं जैसे मैं अभी बता रहा हूँ तो उस हिसाब से अगर जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा आपको, तो लेकिन ये है कि उसमें श्योर शॉट आपको मिल जाएगा। तो जब से देखिए कि I क्रॉस जे थे तो यहाँ से भी किया तो 2 पे कितना मिल गया, 2y जे हो जाएगा, I क्रॉस के हो जाएगा I क्रॉस जे, मतलब I क्रॉस I तो 0 होता है ना, फिर 2i, फिर उसके बाद 2z, तो I क्रॉस के, तो I क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, तो वहां पर 2z ऐसा हो गया। फिर देखते हैं दूसरा प्लस 4i, तो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा, जे क्रॉस आई, और ऐसे ही फिर आप नेक्स्ट वाले को करते हैं, जे क्रॉस जे तो 0 हो गया, फिर जे क्रॉस के आई हो जाएगा तो 4z के हो गया, फिर उसके बाद के क्रॉस आई जे, तो यहाँ से कितना हो गया प्लस 6x जे और 6 उसके बाद y, तो के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा 6y0। अब देखिए और यहाँ पर 4 आई है, तो आई में देखिए कहाँ पर है आपके पास,
के क्रॉस आई मैंने जे बोला था, और के क्रॉस जे, सॉरी के क्रॉस जे आई था अभी। हाँ, तो आई का तो फिर 2 आना चाहिए था, फिर जे, ये 2 के कैसे बने? थोड़ा देखो इसमें इसीलिए है, मैं मतलब फोकस के साथ रखना पड़ता है। अभी मैं भी जैसे कर रहा हूँ, तो अभी लिखने में कुछ गड़बड़ी हो गया। अभी जैसे पहले वाले तक ठीक, के आई का मतलब जे के साथ किया तो आई क्रॉस जे के हुआ, तो 2y हुआ। फिर 2g मतलब के क्रॉस अगर आई करते हैं तो माइनस जे आता है, तो ये भी सही था। फिर जे क्रॉस आई करते हैं तो वहां पर माइनस के, ये भी सही था। और जे क्रॉस जे 0 होता है, तो जे क्रॉस के यहीं पे गलती हो गई, मैं वही 2 आई ढूंढ रहा, तो एक ही आई मिल रहा था। तो यहाँ से 4z, तो ये के हो गए। तो ठीक है, ए आई हो गई। तो अब यहाँ से आप अगर इसका वैल्यू अगर देखते हैं और 6 वाले के साथ अगर कर रहे थे, तो 6 आई के क्रॉस आई, तो ये नॉर्मल ही चल रहा है, ये जे 6x हो गया, और के क्रॉस जे माइनस आई 6y हो गया, बाकी उसका 0 हो गया। तो अब इक्वेट कर दीजिए, यहाँ पर आई वाला कौन कौन सा है, 4z माइनस 6y इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 2। फिर जे वाले को देखें तो 2z माइनस 2z प्लस 6x इक्वल टू माइनस 20। तो यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो z माइनस 3x इक्वल टू 10, ये हो गया। तीसरा वाला k के लिए अगर देखते हैं तो 2y माइनस 4। माइनस 4 2x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मेसी है, इसलिए वैसा हो रहा है, तो टाइम उसमें से ज्यादा लगा है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। अगर आप छोड़ क्या मतलब कि आप इसको इन सबों को अगर सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो आपको एक्स वाई जेड का वो रिलेशन निकल कर आ जाएगा। तो इसमें क्या, जैसे टाइम कंज्यूमिंग इसमें है, तो सबसे बेहतर है कि आप एक एक करके क्रॉस चेक कराकर उसको चेक करते रहिए, तो वहां से आपको एक्स वाई जेड का मिल जाएगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में। तो ये रुको इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करें कि इस सर्कुलर मास m है और उसका रेडियस r, और उसमें से क्या करें कि क्वार्टर को कट यहाँ से करता है कि r फॉर सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r corresponding to the 90 डिग्री सेक्टर रिमूव। ठीक है, तो मतलब एक सेक्टर को यहाँ से रिमूव करता है, तो इसका मास m है, तो इस वाले सेक्टर का मास कितना हो जाएगा, m/4, जो यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The moment of inertia of remaining part of the ring about the axis passing through the center of the ring is perpendicular to the plane of the ring is k times mr square। तो k का वैल्यू क्या होगा? तो देखो यहाँ पर रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, रिंग ही है, सर्कुलर रिंग, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर है। तो दूसरे केस में आई डैश की बात करें तो m/4 तो रिमूव कर दीजिए, तो अभी कितना बचा, 3m/4 इंटू आर स्क्वायर, है ना। तो अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो 3/4 mr स्क्वायर, तो यहाँ पर 3/4 mr स्क्वायर की जगह पर आई कर लेते हैं, और ये आई डैश इसका वैल्यू ऐसे जाएगा, तो आई डैश इक्वल टू 3/4 है। तो उसमें देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 38 से पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर कुछ बता देता हूँ 35 का, कि अगर आप डायरेक्टली इस वाले में क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने बीच में छोड़ दिया था कि वो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, लेकिन आपको तरीका बता दिया क्रॉस प्रोडक्ट करने का कि कैसे करते हैं। तो अगर आप इसको इस वाले थर्ड वाले ऑप्शन को भी देखेंगे 6i -6 के, तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा थर्ड वाला। अब आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या कर रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है कि 3 रजिस्टर्स हैविंग अ रेजिस्टेंस says R1 R2 and R1 R2 and R1 are connected to R1 R2 and R3 and are connected to in the circuit, and the I3, the ratio of I3 by I1 is current in term of the resistance used in the circuit। तो ठीक है, आइए पहले इसको बना लेते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। इस तरह का है और करंट I1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसमें करंट I2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और एक I3 है और इसका रेजिस्टेंस R3 है। तो हमें पूछा गया है I3 by I1। तो ठीक है, देखिए जब भी इस तरह का अगर मतलब इसमें करंट का अगर रहता है निकालने का कि I2 क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला बहुत इन दोनों का सिंपल है कि टोटल करंट इसमें से I1 आ रहा है और यही जाके इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यही बात है ना। तो इसका क्या होता है कि टोटल करंट I1 अपॉन इसका सम R2 by R3। अगर R2 वाले में निकालना है तो यहाँ पर R3 कर दो। ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस मतलब टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और जिसमें निकालना होता है इसको खास करके पैरेलल में ही काम आता है कि पैरेलल वाले में अगर दो, याद रखिएगा पहले से, सपोज कि इस तरह का है, यहाँ से I करंट है और R1 है R2, तो फॉर्मूला क्या होता है कि I1 और I2 निकालने के लिए I1 इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। तो सेम लॉजिक अगर यहाँ पर लगाते हैं कि R2 और R3 गिवन है, तो R3 अपॉन R2 प्लस R3 इक्वल टू I1, और दूसरा I3 इक्वल टू R2 अपॉन R2 प्लस R3 इंटू I1, ऐसा। तो हमें पूछा क्या गया कि I3 बाई I1। तो ठीक है, I3 बाई I1 तो यहाँ पर है, I3 बाई I1 अगर करते हैं तो R2 अपॉन R2 ऐसा, तो R2 अपॉन R2 प्लस R3 एकदम से मिल गया, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया आगे। तो बस समझ में आया होगा, इसका थर्ड ऑप्शन होगा। अब आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या करें कि बॉल ऑफ मास 0.15 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 10 मीटर। ठीक है, एक बॉल है, बॉल ऑफ मास 0.15 kg दस मीटर के हाइट का है और 0.15 kg का है। स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड एंड रिबाउंड एट द सेम हाइट। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। तो ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि सेम हाइट पर आ रहा है, तो इसका मतलब कि जिस वेलोसिटी से इसको ये हिट कर रहा होगा v1 वेलोसिटी से, तो उतने ही वेलोसिटी से इसको मस्ट भी जाना पड़ेगा। अगर v1 से आ रहा तो v1 से ही जाएगा। क्यों? क्वेश्चन में बोल रखा है कि सेम हाइट से जा रहा है, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर समझते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी कुछ अगर किसी बॉडी पे पड़ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसका सेम अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ लॉस नहीं हुआ कोई। तो इसका मतलब कि उस सेम हाइट पहले था, उसी हाइट से वो वापस जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि v1 क्या है, या वेलोसिटी किस चीज से कर रहा है,
तो आपको थर्ड इक्वेशन अगर लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और ड्रॉप उसमें से कर भी रहा है, क्वेश्चन में बोला ड्रॉप कर, तो इनिशियल स्पीड आपका कितना हो जाएगा 0 प्लस 2gh, तो यहाँ पर 1 कर देते हैं तो अंडर 2gh हो जाएगा, तो 2g का वैल्यू 10 और हाइट कितना है वो भी 10। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो 10√2 मीटर पर सेकेंड से। तो इम्पल्स के बारे में आपको क्या पता है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, तो जाने वाला मतलब चेंज इन मोमेंटम अगर करें तो क्या होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही होगा ना। तो फाइनल वाला क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको पॉजिटिव बोल देते हैं, तो mv1, और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका साइन निगेटिव ले लेते हैं, इसका साइन पॉजिटिव, तो माइनस ऑफ माइनस m v1, तो कितना हो गया 2m v1। मास कितना है इनका 0.15, वेलोसिटी कितना है 10√2। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका यहाँ से 1.5, 0.15 इंटू 10, 1.5 इंटू 2, 3√2, तो 3√2, 3 इंटू 1.414, तो ये 42, सॉरी 42, तो 4 पॉइंट इसका हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट की बात करें तो इसका जो मोमेंटम होगा 4.2 वाला, तो इसका ये वाला थर्ड ऑप्शन ये ऐसा। ठीक है, अब आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। कह रहे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू द एंड मेन सप्लाई 220 वोल्ट इज मेड ऑपरेटर at 11 volt 440 watt lamp ignoring the power loss in the transformer, what is the current in the primary circuit। तो देखिए स्टेप अल्टरनेटिव करंट वाले में क्या ट्रांसफर वाला जो टॉपिक है उससे क्या होता है कि अगर पावर लॉस नहीं होता है तो इसमें क्या होगी इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, ये कॉन्सेप्ट लगता है, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। तो इसमें ऐसा बोल रखा है कि 220 वोल्ट है का ट्रांसफर करंट टू द मेन सब सप्लाई 220 वोल्ट, तो पावर इक्वल टू आपको पता है ना I इंटू बी होता है, तो आई लेट कुछ होगा और 220 वोल्ट का होगा, और आउटपुट क्या कर रहा है कि ऑपरेट एट 11 वोल्ट 440 वाट, तो हमें आउटपुट गिवन ही 440, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 440 अपॉन 220, तो 11 2 जा 220 और 4 जा, तो फिर उसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए 0.2, तो 0.2 एम्पीयर होगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, हाँ अब आइए इसको देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन आइए देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म कंडक्टिंग एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12 है, resistance are would bound current carrying a coil of shape of an equilateral triangle of side A and square side A। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल इन द ईच ऑफ रिस्पेक्टिवली है। तो देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए क्या होता है M इक्वल टू करंट इनटू एरिया, यही ना। तो उसका लेंथ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका साइड A, डिस्टेंस आर बाउंड द कैरिंग करंट एंड स्क्वायर साइड उसका A है, तो ठीक है। तो हाँ, तो देखिए इसमें बात है कि अगर एरिया की बात करें तो I करंट तो I होगा, और पहले वाले में मतलब अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर हम इसका निकाल रहे हैं किसका, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो T4 ट्रायंगल कर देता हूँ, तो एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया 3/4 A स्क्वायर होता है, यही होता है ना कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसका एरिया अगर साइड उसका है तो एरिया 3/4 A स्क्वायर होगा।
और दूसरा अगर मैग्नेटिक स्क्वायर के लिए अगर देखते हैं तो I इंटू ए स्क्वायर तो होगा ही होगा। तो अभी हमें हाँ I नहीं पता, तो I निकालने के लिए क्या होता है, इसका वायर का लेंथ कितना है 12 है और रेजिस्टेंस उसका R है, तो करंट कितना होगा, तो ठीक 12 रेजिस्टेंस wound up a double A current carrying the coil except the magnetic dipole moment of the coil in each of the respectively। तो मुझे थोड़ा चेक करना होगा कि क्वेश्चन सही तो है। हाँ ठीक है, वहाँ पर एरर है लिखने में, तो बाउंड अप ए लिख रहा था, तो मुझे थोड़ा तो समझने में दिक्कत हो रहा है। एज अ करंट कैरिंग ए कॉइल मतलब उसको क्या है कि बाउंड कर दे रहा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू I टू एरिया। और एक फैक्टर और होता है उसमें, आपको पता होगा कितने टाइम और नंबर ऑफ टाइम्स ऐड, तो एन टी कर लीजिए ट्रायंगल वाले के लिए और यहाँ पर एन ऑफ एस। अब देखिए कि 12 ए का है और उसका इसमें अगर देखते हैं ट्रायंगल के लिए, तो ए का है तो वो कितने बार जाएगा, मतलब कि एक बार में 3 है तो 12 है, तो कि नंबर ऑफ टर्न्स फॉर ट्रायंगल के लिए कितना हो जाएगा 4, और नंबर ऑफ टर्न्स फॉर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, स्क्वायर में क्या होता है एरिया सॉरी उसका लेंथ ए है, एक टर्न में 4A चला जाएगा तो 12A में कितने में जाएगा 3, तो 3, तो बस उसी से वो आपको ट्विस्ट किया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रायंगल, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा 4 √3/4 A स्क्वायर इंटू I, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ तो √3 IA स्क्वायर, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट स्क्वायर, so this become I is I होगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स 3 है इंटू A स्क्वायर 3IA स्क्वायर, तो रिस्पेक्टिवली 3IA स्क्वायर ये और उस वाले के लिए √3। तो आप सेकंड ऑप्शन क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इसमें क्या है, a particle is of mass m is projected with velocity v is equal to k times of e where k is less than 1। तो इसका मतलब कुछ escape velocity से, और where v is escape velocity। मैंने आपको इस वाले इसमें भी आगे क्वेश्चन आया हुआ था escape velocity पर, आप शायद सेकंड वीडियो में देखेंगे इसका पीएम नीट सीरीज वाले का, तो उसमें आपको मिलेगा कि escape velocity पर एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि escape velocity क्या होता है, इस मिनिमम वेलोसिटी व्हेन यू प्रोजेक्ट एनीथिंग इट विल नेवर कम बैक, वो स्पेस में चला जाएगा। तो यहाँ पर k का वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब escape velocity से थोड़ा कम फेंक रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि escape velocity से फेंकेंगे तब वो it will not come back to the earth, but whenever you project with the less than the escape velocity, what will happen, it will come back to the earth surface। So in meantime, what will happen when the particle is projected vertically or generally whenever you getting the escape velocity, particle must be the launch perpendicularly. So it will have traveled some distance. So that the distance or that distance is called here maximum height. So in question asking to us, what is the maximum height of the particle? So here is our Earth and its radius r, and when you project it with that velocity, so it will have the certain height h, and it will fall down the here. But before the launching from here, so what will happen energetically wise? So anything of the mass m. So first, if we writing their equation of work energy theorem type, so minus g mass of Earth and that a small particle m and radius r means when the particle initially here, and one of the also of their kinetic energy which are given to the body is mass 1/2 m
v square, and finally reach somewhere here. So you can say that height h, but right now we are taking the r value. So minus of g m m over small r. And keep in mind here r is equal to h plus small r from here to there. Is that thing? ये वाला पूरा हो जाएगा h plus r. तो दिस थिंग अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले. और वेलोसिटी हमारा क्या है, एक मास g m over r plus 1/2 m k into escape velocity square minus g m. तो यहाँ पर देखिए स्मॉल m will be cancel out to the each other. अब हमें क्या करना है, स्मॉल r का वैल्यू निकालना. तो और हाँ g को भी बाय बाय कर दिया जाए. तो g एक वहां पर है, g नहीं होगा तो ठीक. तो इसमें एक काम और कर सकते हैं कि स्केप वेलोसिटी वाले में हमने स्केप वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला जो देखा था तो उसको भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि √2rg होता है. तो gm/r होता है स्केप वेलोसिटी, v = √2rg होता है. और 2rg की जगह पे gm/r स्क्वायर होता है, तो एक से कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर आप चाहो तो gm/r प्लस 1/2 k को k छोड़ दीजिए. स्केप वेलोसिटी वाला ये फॉर्मूला है. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 gm/r क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा और माइनस gm/स्मॉल 2 से 2 कैंसिल हो गए. हाँ अब आप इसको टाटा बाय बाय कर सकते हैं. gm तो क्या क्या मिला, -1/r प्लस k/r माइनस 1/r. तो ठीक है. तो यहाँ से कितना हो जाएगा r = अगर सॉल्व करें तो ये r इधर भेज दीजिए और k -1 की जगह पर 1 - k आ जाएगा स्मॉल r की जगह. तो ठीक है. अब स्मॉल r की जगह पे मैंने आपको पहले ही बोला था स्मॉल r क्या होता है, h + r. उसका माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा 1 - k/r = 1/r. तो r 1 - ठीक. अब देखते हैं कि r = ठीक बात है. तो इसको हटा दीजिए. लेकिन एक कुछ तो कैलकुलेशन इसमें क्या है कि इसको देखिए कि यहाँ पर 1/k² k = हमारा क्या था, v = k × b. हाँ देखिए यहाँ पर गड़बड़ी है कि b² था तो यहाँ पर k² भी चल रहा है ना. ये चीज k², तो यहाँ पर भी k² होगा. फिर क्या होगा कि 1 - k². ठीक है. अब हमें क्या निकालना था कि h निकालना था, कितना हाइट गया. तो मैंने पहले ही बोला था स्मॉल r का वैल्यू क्या है, h + r, क्योंकि हमें सेंटर से कितना हाइट गया है वो था स्मॉल r. क्योंकि तभी हम लगा पाएंगे कि सेंटर टू सेंटर इसमें मतलब जब भी हमें पोटेंशियल एनर्जी का अगर कॉन्सेप्ट लगाना होता है तो सेंटर टू सेंटर देखते हैं. तो यहाँ पर स्मॉल r की जगह पे h + r और r/1 - k². तो h = क्या हो गया, r/1 - k² माइनस r. तो इसको सॉल्व कर लीजिए. r यहाँ से तो कॉमन ले लीजिए, 1/1 - k² माइनस 1. तो r हो गया 1 - k². तो 1 माइनस और माइनस प्लस k². तो 1 से 1 कैंसिल हो गया. तो r = k²/1 - k². तो ये हमारा h का वैल्यू है.
H is equal to R, R, this is R, K square upon 1 minus K square. तो वहां से आप देखिए आपको आंसर दिख जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या करें कि क्वेश्चन नंबर 43 में an series LCR circuit containing 5 Henry inductor, 80 microfarad capacitor and 40 ohm resistor are connected to 230 volt variable frequency as a source। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट वाले से तो एक बना लिया जाए फिगर। एक इंडक्टर है L, कैपेसिटर है C और रेजिस्टेंस है, और उसको वेरिएबल टाइम डिपेंडेंट सोर्स से उसको B से किया हुआ है कनेक्टेड LCR, और L का वैल्यू है 5 हेनरी, कैपेसिटर है हमारा 50 माइक्रोफैराड और रेजिस्टेंस है 40 ओम, और इसको कनेक्टेड किया 230 वोल्ट। ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एज सोर्स। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी of source at which the power frequency of circuit is half power at the resonant frequency are likely to be। इसमें क्या बोला, the angular frequency of source at which the power transfer at circuit half the power at the resonant angular frequency। तो सबसे पहले इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी समझते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको पता होगा, √1/√LC। तो देख लेते हैं कितना है। L है हमारा 500 और C था 80 माइक्रोफैराड 10⁻⁻⁶। तो ये कितना हो गया 400 × 10⁻⁻⁶ का रूट। तो इसको आप पाएंगे 400 का तो हो गया 20 और 10⁻⁻3। तो यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा 1000 और इसको 20 कर दीजिए, ये हो गया 50। तो आप इसको 50 रेट पर सेकंड ऐसा हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि दूसरा क्या बोला है इसमें कि उसका हाफ पावर होगा तो किस किस में होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है, मतलब ओमेगा मैक्सिमम अगर करना होता है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है प्लस क्वालिटी फैक्टर बाई 2 कह लीजिए, और ये जो मिनिमम होता है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी माइनस क्वालिटी फैक्टर बाई 2, इस टाइप का। तो ठीक है, तो अभी हमें इसके अगर देखा जाए तो क्या क्या गिवन है। इसमें क्यू मिनिमम क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगा। हाँ, तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू आप ऐसा समझ सकते हैं कि क्या होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा अपॉन डेल्टा ओमेगा। तो इसमें आप अगर इसका अगर फॉर्मूला अगर आप इसको आपको पता होगा तो आप इसको जानते होंगे कि ओमेगा इसमें जगह पर R/L ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा आपका L ओमेगा बाई R इस तरह का। ठीक है, तो इसमें कुछ हमें अगर R/L का वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो मतलब इक्वालिटी फैक्टर का इसका ये भी है। तो आप चाहो तो ओमेगा अपॉन डेल्टा ओमेगा, ओमेगा को कट कर लीजिए। तो डेल्टा ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया R/L। तो R का वैल्यू कितना था 50 और L का वैल्यू वहां पर कितना था 5। तो ये कितना हो गया 8 रेड पर सेकंड। हाँ,
तो मुझे क्या लिखना था कि ओमेगा जो वो बोला ना कि पावर हाफ है, इस तरह का हो रहा है सप्लाई, तो बेसिकली ओमेगा मिनिमम जो होता है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2 और ओमेगा आर इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई 2 प्लस में। तो बस यहाँ पर लगा दीजिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अगर ओमेगा मैक्स की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 8 बाई 2 तो 46 रेड पर सेकेंड। ओमेगा मिनिमम की अगर बात करें तो 50 प्लस 8 बाई 2 तो 54 रेड पर सेकेंड। तो ये दो ऑप्शन इसके होंगे, ठीक है। तो ये हमारा 46 टू 54, तो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका अल्टरनेटिव करंट वाले में। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्या करें, पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर रेडियस आर विद द यूनिफॉर्म स्पीड टेक अ टाइम t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed, अच्छा उसने क्या बोला कि पहले तो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, आर रेडियस है, तो t टाइम 2 पाई आर बाई बी ऐसा ही होगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड से तो v हमें नहीं गया गिवन था, तो 2 पाई आर अपॉन टी, ये तो हमें वेलोसिटी मिल गया क्योंकि इनडायरेक्टली वो गिवन नहीं। अब करें कि इसी स्पीड से आपको उसमें से इसी वेलोसिटी से हमें आपको इसी स्पीड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा है एट प्रोजेक्टाइल मोशन एट एंगल थीटा पर। ये ऐसा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है एट एंगल थीटा से, v वेलोसिटी, यही वाला वेलोसिटी से, मतलब v वेलोसिटी से कर रहा है तो डायरेक्टली नहीं दिया, उसको कनेक्ट कर दिया है, यूनिफॉर्म से जा रहा है, उसको आप निकालिएगा। करेक्ट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द टेंड बाई इक्वल्स 4r। फिर से देख लेते हैं। इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विथ द सेम स्पीड एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज इक्वल टू 4r, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो ठीक है, अगर h मैक्स की बात करें तो आपको फॉर्मूला पता होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और h मैक्स के जगह पे क्या कर दिए, इट्स 4r। तो क्वेश्चन में ही मैंने 4r, तो हमें निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r इंटू 2g ओवर u स्क्वायर, ये बात होगा। तो क्यों ना हम यहाँ से उठा के पुट कर दे इसको, और ठीक है, और साइन थीटा के साइन स्क्वायर थीटा ये भी रखते हैं, तो ये हो गया 8rg हो गया, यही होगा ना। और u का वैल्यू हमारा कितना था, t इक्वल टू 2 पाई r बाई बी। तो v इक्वल टू 2 पाई r ओवर t, तो v की जगह पर यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 पाई r ओवर t का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4rg, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। अच्छा, ये रेडियस उनसे अलग है या r के टर्म में ही है, ठीक है उसी के टर्म में, तो r और ये t स्क्वायर यहाँ पर आ गया। तो भी देखिए कि यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये 8 था ना सर, 8rg, तो 4 2 जा हो जाएगा, तो 2g t स्क्वायर पाई स्क्वायर r, ये साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे रूट हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट
2gt² पाई स्क्वायर इंटू ऐसा। तो आंसर मैच करा के देख लीजिए, 2gt² पाई स्क्वायर आर। तो पहला वाला ऑप्शन बन रहा है, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की टू कंडक्टिंग, क्वेश्चन नंबर 45 है ना, टू कंडक्टिंग सर्कुलर ग्रुप of radius r1 and r2, the arc placed in the same plane, radii r1 and r2, r1 वाला बड़ा है, ये हमारा r1 का रेडियस मान लीजिए, और दूसरा एक ऐसा दिखा देता हूँ, r2 है। तो if r1 is greater than r2, the mutual inductance is m between them। तो ठीक है, तो mutual inductance m is equal to, ये क्या होता है कि N2 into phi2 over I1। ऐसा कि अगर कुछ करंट उसमें से हो रहा होगा तो उसके चलते जगह पे N2 into phi2 by I1, मतलब पहले वाले के चलते इसमें करंट क्या आ रहा होगा, या सिंपल I भी लिख सकते थे, कोई से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, अब N2 और phi2 क्या होता है, मैग्नेटिक B डॉट ए, फ्लक्स B डॉट टी ए, ऐसा लगाते हैं, तो phi इक्वल टू बी ए, ये हो जाएगा d2a2 अपॉन I। तो यहाँ से देख सकते हैं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, सही होगा। तो b इंटू ए, तो b इंटू ए के लिए अगर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसमें से कितना होगा b मैग्नेटिक फील्ड, मतलब 1 का a में कितना है, तो आप 1 ही कर दीजिए 1, क्योंकि तो वो रेडियस में ही तभी रिलेशन आ पाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2I बाई r1, और एरिया के लिए दूसरा मतलब एरिया वाला है, तो पाई r2 स्क्वायर। तो m इज डायरेक्टली, ये सब सारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो r2 स्क्वायर ओवर r1 स्क्वायर, तो r2 स्क्वायर ओवर r1 स्क्वायर। तो यहाँ से देखा जाए तो इसका आंसर मिल जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। ऐसा 55 का, ठीक है। अब वही क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि 27 ड्रॉप ऑफ द सेम साइज चार्ज एट 220 वोल्ट। ठीक बात है, ऐसा 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 कर लेते हैं, 27 ड्रॉप ये नंबर में है, और उसके बाद दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप आर, और इसका स्मॉल आर ले लेते हैं। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा कि सबसे पहले अगर बिगर ड्रॉप का अगर देखते हैं पोटेंशियल B इज इक्वल टू, तो चार्ज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई R, और स्मॉलर वाले का अगर देखते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो इसका चार्ज कुछ होगा, Q नहीं पता हमें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। तो सबसे पहले तो R और कैपिटल R में रिलेशन क्या होगा कि, अच्छा एक का इसका कितना पता है, 220 वोल्ट, यही है ना हमें। तो उसका जो चार्ज है उसको कैपिटल Q कर दो, कैपिटल Q इज इक्वल टू हमारा वैसे हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो कोलैप्स हो जाएगा, तो एक ही में 27 इंटू Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो R का वैल्यू इसमें देखना है। तो क्या होता है कि अगर कोलैप्स करेगा तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू 27। ऐसा क्वेश्चन आप सरफेस टेंशन में भी देखते हैं, वहां पर भी पूछता है कि अगर कोलैप्स हो जाएगा तो उसका एनर्जी, सरफेस एनर्जी कितना रिलीज होगा, या इतनी एनर्जी वाइज कितना कम हो जाएगा, और 4/3 पाई r क्यूब। तो अगर यहाँ से अगर आप रिलेशन देख पाए तो 3r इक्वल टू AR आ जाएगा। तो R की जगह पे तो वहां पर आपने इसको भेज दिया 27 क्यूब
27 अब Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की जगह पे 3R हो गया, तो ये चीज यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 9 हो गया, तो 9 टाइम्स इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इसका पूरे का वैल्यू कितना है 220 वोल्ट, यहाँ पे लगा दीजिए 9 इंटू 220 वोल्ट, 0 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 19 180 वोल्ट, तो 1980 वोल्ट ये मिल जाएगा। तो समझ में आया बच्चों क्या किया हमने कि सिंपल वॉल्यूम कंजर्वेशन, मतलब जैसे मास कंजर्वेशन में कि बड़े वाले बिगर ड्रॉप के लिए क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे देखिए तो 2-3 क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। एक तो पोटेंशियल का उसमें था पीछे भी, मतलब कि अब तक इस तरह के पोटेंशियल के एप्लीकेशन पर, तो V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट किया 27 Q अपॉन 4 पाई बिगर ड्रॉप R के लिए, और दूसरा S इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉलर रेडियस R होगा। इसका वैल्यू एक बिगर ड्रॉप के क्वेश्चन का, एक स्मॉलर ड्रॉप का क्या दे रखा है 220 वोल्ट, तो उसमें हमें रिलेशन निकालना था, तो 20 मतलब तो स्मॉल R और कैपिटल R में क्या होगा वो कर दिया, और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का रेडीमेड वैल्यू क्या हो गया, तो वो हमें गिवन था, उन दोनों का कंबाइन करने से ये मिल गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड या टॉर्क, उसको क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कर सकते हैं इसको, उस पर तो rod of length, uniform rod of the length 200 centimeter and mass 500 gram is placed on a wedge placed at 40 centimeter mark. A mass of 2 kg suspended from the rod at 20 centimeter. Okay. And another unknown mass M is the suspended from the rod at 160 centimeter mark as shown in figure. Find the value of M such that the rod is in the equilibrium. ठीक है बच्चों, तो आइए पहले इसका फिगर देख लें, ये बोलना क्या चाह रहा है पहले उसको समझ लिया जाए। कुछ ऐसा है, रॉड, इसका मास खुद का है 500 ग्राम और 200 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर एक हिंज लगा रखा है 40 सेंटीमीटर का मास, और दूसरा एक ब्लॉक है जो हैंग किया है 2 kg पर, यहाँ पर उसका दे रखा है 20 सेंटीमीटर के मार्क पे, और एक अननोन मास यहाँ पर हैंग कर रखा है M 160 सेंटीमीटर के मार्क, तो हम, और ये इक्विलिब्रियम में ऐसा कुछ, तो पूछा जा रहा है कि मास M क्या होगा। तो इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स का अगर देखा जाए तो इसमें देखिए कितने तरह के फोर्स लग रहे हैं, 2 या 3, इसमें 3 तरह का फोर्स लग रहा है आपको। 2 तो डायरेक्टली विजिबल है, ये वाला जो नीचे लग रहा होगा 2G का, और इसमें mg का इसमें, लेकिन इसके ठीक सेंटर ऑफ मास से ये भी तो लग रहा होगा ना mg नीचे की तरफ, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, हमारा हिंज्ड है, हिंज्ड के एक तरफ अगर लेफ्ट साइड में ये इसको अपना है और राइट वाले साइड में 2 तरह का फोर्स लग रहा है, तो ये वाला 2 kg वाला है, मतलब एक तो उसको किसको, ये जो रॉड है उसको, और जो मास लटका है हैंग किया गया उसको, उन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। तो हमें उसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है। आप टॉर्क भी उसको कह सकते हैं, मतलब कि मोमेंट ऑफ फोर्स आपको पता होगा टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस एक्स, तो यहाँ पर तो परपेंडिकुलर है तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, RF साइन थीटा। तो ये वाला फोर्स जो लग रहा होगा 2G, और हिंज यहाँ से 20 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी अगर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, इक्वल टू मास mg, इसका मास कितना है 500 ग्राम, तो 0.5 इंटू ये डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास पे बिल्कुल लग रहा होगा तो 200 का, तो 100 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 40 था, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। समझ में आया ना, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास 100 सेंटीमीटर मार्क पर होगा और एक खुद ही ये 40 सेंटीमीटर पे है, तो ये चीज कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर जो लिखा हूँ, तो इंटू 60 प्लस, अब इस मास की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 40 है और यहाँ से यहाँ तक 160, तो ये डिस्टेंस इसके हिंज्ड मार्क से कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। यहाँ पर 1 मास को कर दीजिए
मैंने सबको सेंटीमीटर में ले लिया, तो उसका एक कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो देखिए यहाँ से अगर 20 कॉमन ले लें, 23 जो 6 जो 2g का मतलब हो गया 20, ये हो गया 1.5 प्लस 6 mg, तो 6 mg इज इक्वल टू 20 माइनस 1.5, तो ये आपका हो गया 18.5 और 6 m की बात करते हैं तो 18.5 अपॉन 6 इंटू 10, तो बाकी आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 1.85 अपॉन 6, तो अच्छा एक और फिर से कुछ हुआ है यहाँ पर 0.5 था, इसका वही मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन क्यों अजीब आ रहा है। 0.5 था यहाँ पर, तो इसका मास तो लेंगे नहीं, उसके साथ 10 भी तो होगा, तो ये भी तो 10 होगा, तो ये हो गया 15 माइनस 5। तो ये चीज इसको यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, कैलकुलेशन एरर है कि 10 इंटू 0.5 करेंगे तो ये चीज यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ दूसरा, ये चीज हुआ 10 इंटू 0.5, तो ये 15 था, 0.5 इंटू 3, हाँ तो 15 और 6 mg, तो ये हो गया 5, तो m इज इक्वल टू 5/60, तो 1/12 kg, तो आंसर इसका देखेंगे 1/12 kg। ठीक है, तो सिंपली हमें मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट इस पे लगाना और बन जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A car start from rest and acceleration at 5 meter per second at 4 seconds. A ball is dropped out of the window by the person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to 6 seconds? तो देखिए बड़ी कमाल का है, इसमें क्या किया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन और हर जो नॉर्मल रेस्ट एंड मोशन का है, तो दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया कि जैसे मान लीजिए कि कोई कार है या बस एक कार है जा रहा है और यहाँ से कोई देख रहा है इसको, तो अगर कार स्पीड में होगा और रोड पर है, कुछ हाइट पर ही मान लीजिए उसका विंडो होगा, तो ऐसे कुछ गिरेगा यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी क्या है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो v इक्वल टू u प्लस at ऐसा होता है, और 5 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेटेड है तो 0, और एट 4 सेकंड पे छोड़ता है तो 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए कि कार का जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना, और उसी में कार में बैठा हुआ आदमी कुछ चीज को ड्रॉप करता है तो क्या होगा, तो अब कार में आदमी है कुछ भी है या कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका भी स्पीड क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड, तो भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। तो अब उसके बाद प्रोजेक्टाइल यहाँ पर लगेगा इस वाले सेकंड पार्ट में जो पूछा हुआ है कि आफ्टर 6 सेकंड के बाद window by the here a ball is dropped out of the window by a person in the car. What is the velocity of acceleration of the ball at 6 सेकेंड? देखिए इसमें बॉल को जब छोड़ दिया तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, वो एक ही होगा 10 मीटर पर सेकेंड, नीचे की स्क्वायर एक रहेगा। दूसरा उसके बाद कि इसका स्पीड क्या होगा, तो अभी क्या है कि अभी हम जैसे जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नहीं बदलता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली इसको थ्रो किया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, vx रहेगा। हाँ, बाय द टाइम 2 सेकंड में वो जरूर वो कुछ गेन कर लेगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट नीचे की तरफ, तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस तरह का आएगा v, तो v इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vi स्क्वायर, हमें ये निकालना है। तो vx तो पता है, vy के बारे में अगर देखें तो क्या हो जाता है uy प्लस AYT, अगर v इक्वल टू प्लस AT, मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि अगर आप उसको 2 डायमेंशनली में ब्रेक कर लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो उसका समझने में काफी आसानी होगा। तो अब सोचिए कि जब पार्टिकल को छोड़ा गया था तो उस समय वेलोसिटी का तो y कंपोनेंट कुछ था नहीं, हॉरिजॉन्टली जा रहा था, इसलिए 0 हो जाएगा, AY 10 और टाइम t 2 सेकंड के बाद तो 20 हो गया।
तो अब देखिए 20 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी का ये वाला y कंपोनेंट आ गया, तो यहाँ से 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कितना हो गया, 20√2 हो जाता है मीटर पर सेकेंड। तो 20√2 और आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहला वाला ऑप्शन होगा। तो ठीक है बच्चों, ये था। और एक दो क्वेश्चन इसमें है, तो सेमीकंडक्टर वगैरह का तो उतना इफेक्टिव नहीं था कि इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो ये नीट का पेपर था, तो पूरा मैंने इसको थॉरो एज मच एज पॉसिबल एक्सप्लेन किया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, मतलब किसी क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, हाँ एक वेक्टर वाला वो लेंदी थोड़ा बन गया था, मैं उसको चाह रहा था कि अच्छे तरीके से किया जाए, लेकिन उस टाइम ज़्यादा ले रहा था तो सोचा कि वीडियो खींच जाएगा, तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया वहीं पर। लेकिन बहरहाल उसका ऑप्शन बता दिया। अब उसका सही तरीका है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट का आप कर लीजिए, और क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी अगर आप जानते रहेंगे तो क्रॉस चेक करा कर भी आप उसको देख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। तो जैसा वो क्वेश्चन का बनाया हुआ था, तो या तो आप मेरे मेथड में जाएंगे तो सबको एक्स वाई जेड हो, तीन इक्वेशन, तीन अननोन बनेगा, फिर वो आ जाएगा। तो श्योर शॉर्ट है कि उससे आ ही जाएगा। तो लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा था, इसके चलते मैंने इसको बीच में छोड़ दिया था, तो उसका आंसर ऐसे मैंने मार्क कर दिया। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपको उसमें कोई सा भी अगर डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, अगर इसके एक्सप्लेनेशन के बाद भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो फिर से मैं उसको आपको उसका एक्सप्लेनेशन आपको उसका भेज दूंगा। ठीक है, अभी ये तो नीट का पेपर का था सीरीज। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट को मैं कराना स्टार्ट करूंगा, तो आप उसके लिए वॉच करते रहिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम।